कई विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं और आप लोगों ने हमारे आने के पहले इन तमाम विषयों पर चर्चा की होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। सारे देश भर में आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो विषय हम सब लोगों के लिए, क्षत्रियों समेत सभी लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है, वो ईवीएम मशीन के द्वारा इस देश में हमारे वोटों की चोरी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के वोटों की चोरी हो रही हो और क्षत्रियों के वोटों की चोरी नहीं हो रही हो। सभी लोगों के वोटों की चोरी हो रही है। और ये जो चोरी करने वाली जो पार्टियां हैं, अगर इसका हम लोग अध्ययन करें तो पता चलेगा कि 1885 को जिन ब्राह्मणों ने राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित किया, वो पार्टी के लोगों ने ईवीएम मशीन को लाया है। ईवीएम मशीन को हम लोगों ने नहीं लाया। ईवीएम मशीन को 1885 को जो राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित की गई थी और जिन लोगों ने ये स्थापित की, उन्हीं लोगों ने ईवीएम मशीन को लाने का षड्यंत्र किया। ये षड्यंत्र क्यों किया, इसे भी साथियों हम लोगों को जानना और समझना जरूरी है। ईवीएम मशीन को लाने के पीछे जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है उसे थोड़ा समझाता हूं। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद इस देश में एक मौलिक अधिकार भारत के सभी लोगों को बहाल किया गया। वो अधिकार था वोट का अधिकार। तो ये जो वोट का अधिकार है, ये लोकतंत्र में सारे दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है। वोट के अधिकार के द्वारा ही देश में लोकतंत्र स्थापित किया गया है। लोगों को, साधारण से साधारण आदमी को, अमीर से अमीर आदमी को, और जो लोग भूतपूर्व राजा हुआ करते थे और उन राजा की जो प्रजा हुआ करती थी, उस राजा को भी वन वोट, वन मैन वन वोट लागू किया गया। और जो साधारण लोग थे, गरीब लोग थे, जिनके पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं थी, किसी प्रकार के साधन नहीं थे, उन लोगों को भी समान रूप से वोट का अधिकार बहाल किया गया। ये सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि इंग्लैंड में, जहां से हमारे लोगों ने आजादी हासिल करके इस लोकतंत्र को लाया, उस इंग्लैंड में पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था। और टैक्स पेयर को वोट का अधिकार था। दो लोगों को वोट का अधिकार था, पढ़े लिखे लोगों को
और टैक्स पेयर लोगों को, जो टैक्स पे करते हैं, उन लोगों को केवल वोट का अधिकार था। इंग्लैंड में ऐसा था। इंग्लैंड से जब हम लोगों ने आजादी हासिल की और जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा पढ़े लिखे को वोट का अधिकार, संपत्ति रखने वाले लोगों को वोट का अधिकार और टैक्स पेयर्स को वोट का अधिकार, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत को उन्होंने सोचा कि यदि अगर भारत में भी इसी तरह से वोट का अधिकार बहाल किया जाता है तो आजादी के आंदोलन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। आजादी का आंदोलन कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही उपलब्ध होगा, मगर इंसानों को तो इंसानों का गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो इनको आजाद होना चाहिए, इनके पास बराबरी का और आजादी का अधिकार होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जब संविधान लिखने का प्रयास किया गया तो उन्होंने वोट के अधिकार के लिए नया तरीका ढूंढ कर निकाला। यानी संपत्ति के आधार पर वोट के अधिकार रद्द कर दिया और टैक्स पेयर केवल लोगों को वोट का अधिकार रद्द कर दिया। अगर पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार बहाल किया जाता है, अगर पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार बहाल किया जाता है तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नहीं बल्कि तमाम लोगों को, तमाम वर्ण के जो लोग हैं उन लोगों को भी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए वोट के अधिकार के लिए एक नया तरीका अपनाया गया। नया तरीका बाबा साहब आम्बेडकर ने ढूंढ के निकाला। वो तरीका था एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है जो बच्चा पैदा हुआ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पैदा हुआ, अगर वो 21 साल का लड़का हो गया, लड़की हो गई, तो दोनों को वोट का अधिकार होगा। वोट के अधिकार को एडल्ट फ्रेंचाइज में रूपांतरित करने का अर्थ ये हुआ कि जो बच्चा या जो लड़की पैदा हुई है और अगर उसकी उम्र 21 साल हो गई तो 21 साल के होते ही उसको वोट का अधिकार बहाल किया जाएगा। इस तरह से एडल्ट फ्रेंचाइज बनाया गया। प्रौढ़ मताधिकार का अधिकार भारत के संविधान में लागू किया गया और चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे संपत्ति रखता हो, चाहे गरीब हो, चाहे टैक्स पे करता हो या ना करता हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, केवल उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। इसको बाद में 18 साल कर दिया गया। आज के तारीख में 18 साल है। तो वोट का अधिकार इस तरह से प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर भारत के सभी लोगों को बहाल कर दिया गया और इस तरह से लोकतंत्र का वास्तविक रूप से विकास किया गया। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। और एक बात, जब भारत ने एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया उसके बाद इंग्लैंड में लागू हुआ। यहां से अंग्रेजों ने एडल्ट फ्रेंचाइज का आइडिया लेकर इंग्लैंड में लागू किया और अमेरिका, यूरोप, सारे दुनिया में
भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू होने के बाद सारे दुनिया में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू कर दिया गया। भारत से प्रेरणा लेकर सारे दुनिया में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया गया। साथियों, ये हम लोगों के लिए और भारत के लिए निश्चित रूप से गर्व और गौरव की बात है कि हम लोगों ने सारे दुनिया में लोकतंत्र को फैलाने का काम किया। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। प्राचीन भारत का अगर आप अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा प्राचीन भारत में भी लोकतंत्र हुआ करता था और लोकतंत्र के माध्यम से ही शासन संस्थाओं का निर्माण हुआ करता था। इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जा सकता है और कहा जाना चाहिए हिस्टोरिकली, क्योंकि 2-3 हजार साल पहले ऐसी व्यवस्था भारत में हुआ करती थी। इस आधार पर भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाना चाहिए और निश्चित रूप से हिस्टोरिकली कहा जा सकता है। अमेरिका का इतिहास 200-400 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। हमारे बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, अमेरिका का इतिहास 200-400 साल पुराना नहीं है। अभी अभी वो देश निर्माण हुआ है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग माइग्रेट हुए, इसलिए वो देश दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हुआ। और वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेस है, आप लोग, हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या है और हमारे 5 जितनी भूमि है उससे 4-5 गुना ज्यादा भूमि अमेरिका के पास है और वहाँ जनसंख्या केवल 25 करोड़ है। ये मुझे नहीं लगता हमारे लोगों को इसकी जानकारी होगी। अमेरिका की संख्या 25 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और भारत की जितनी भूमि है उससे 4-5 गुना अमेरिका के पास भूमि है और उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है। जमीन के ऊपर भी रिसोर्सेस है, अमेरिका में जमीन के नीचे भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण जानकारी है। ये एक आधार है अमेरिका के बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश और शक्तिशाली राष्ट्र होने का। साथियों, क्योंकि किसी भी देश के पास टैक्स के द्वारा जो संपत्ति इकट्ठा होती है, उस संपत्ति के द्वारा उस देश का विकास किया जाता है। जो टैक्स के द्वारा पैसा इकट्ठा होता है उसके द्वारा आपके लिए एजुकेशन का बजट बनाया जाता है। आपके लिए जो टैक्स इकट्ठा होता है उससे सारे देश भर में हॉस्पिटल खोले जाते हैं ताकि गरीबों को अमीरों के बराबर हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो सके। तो ये जो टैक्स सिस्टम है, ये टैक्स सिस्टम के आधार पर देश का विकास जो है बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसलिए टैक्स पेयर की जो सिस्टम है वो बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है, उसको हमको ठीक से समझना होगा। तो इस तरह से साथियों, ये टैक्स पेयर के द्वारा जो संपत्ति इकट्ठा करके देश के विकास के लिए तंत्र विकसित किया गया है और उसके द्वारा जो लोकतंत्र विकसित किया गया है, उस लोकतंत्र पर यदि ईवीएम में वोटों की चोरी करके कब्जा किया जाता है तो उस संपत्ति का उपयोग मुट्ठी भर लोग अपने लिए कर सकते हैं और जनता के लिए उस पैसे का उपयोग नहीं होगा। इसलिए ईवीएम जो है ये वोटों की चोरी करने वाली मशीन है। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव हुआ। महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में जब चुनाव हुआ
तो चुनाव के दिन आखिरी समय 5 और 6 बजे के दरमियान आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 76 लाख वोट एक घंटे में डाले गए। और अगर उसका मिनट दर मिनट डालने का हिसाब किया जाए तो 1 घंटे में 76 लाख वोट नहीं डाले जा सकते, मगर डलवाए गए। और ये सवाल उठाया गया लोगों ने कि चुनाव आयोग इस बात को बताए कि ये 76 लाख वोट आए कहां से। लोग इसके सवाल पूछ रहे हैं कि ये 76 लाख वोट आए कहां से, तो चुनाव आयोग ने इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अगर चुनाव आयोग ने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है कि ये वोट जो है चोरी करके लाए गए। और परिणामतः क्या हुआ, बीजेपी के द्वारा जो वहां चुनाव जीता गया तो वहां पर 288 विधानसभा में से 232 सीटें गठबंधन के साथ बीजेपी ने जीती। इस सारा हेरा फेरी करके ऐसा महाराष्ट्र के विधानसभा में हुआ। और वो चर्चा आज भी महाराष्ट्र में चल रही है और चुनाव आयोग के द्वारा इसका कोई जवाब आज तक नहीं दिया गया। साथियों, इसी तरह का काम हरियाणा में किया गया, इसी तरह का काम और राज्यों में भी किया गया। तो निश्चित रूप से वोटों की चोरी करके अगर लोकतंत्र लाया जाता है तो जो आप लोगों को वोट का अधिकार संविधान निर्माताओं ने बहाल किया, वोट का अधिकार आपको दिया गया, ये वोट का अधिकार जीरो हो गया, इसका मूल्य जीरो हो गया। अगर आपकी वोट की चोरी करके कोई सरकार बनाने का काम करे तो फिर तो जो सरकार बनाने वाले लोग हैं वो ये सोचेंगे कि हम लोग तो वोटों की चोरी करके सरकार बनाए हुए हैं, हमें लोगों के वोटों की जरूरत नहीं है। जब वोटों की लोगों की नेताओं को, प्रतिनिधियों को, एमएलए एमपी के लोगों को वोट की जरूरत होती है तब वो आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। नेताओं को जब वोट की जरूरत होती है तब वो आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। मगर नेताओं को अगर ये मालूम हो जाए कि वोट की चोरी करके चुनाव जीता जा सकता है तो भविष्य में आपके सामने कोई भी नेता हाथ जोड़कर वोटों की मांग करने के लिए खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको लगेगा कि हम तो वोट की चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं, तो हाथ जोड़ के खड़े होने की जरूरत क्या है। तो लोकतंत्र में जो राजा है वो प्रजा होती है। लोकतंत्र में सरकार बनाने का अधिकार प्रजाजनों का होता है, प्रजा का होता है। तो वोटों की चोरी करने से, वोट का चोरी होने से जो जनता, प्रजा जो राजा को चुनने का अधिकार रखती है और इस आधार पर प्रजा ही वास्तविक राजा है और 5 साल से ज्यादा किसी को सरकार बनाने का अधिकार, चलाने का अधिकार नहीं दिया जाता और जनता फिर 5 साल के बाद नई सरकार चुनने की अधिकारी होती है। ताकि जो सरकार अगर जनता के हितों के विरोध में काम नहीं करती है तो फिर उसको बदलने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए और ये वोट के आधार पर है। तो इसलिए साथियों, वोट का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। 1848 से लेकर 1956 तक फुले, शाहू, अंबेडकर, उन्होंने आधुनिक भारत में 1848 को ये अपना आंदोलन शुरू किया और 1848 से लेकर 1956 तक अगर आप गिनती करो तो आपको पता चलेगा
गिनती में ये 108 साल होते हैं। 1848 से लेकर 1956 तक ये आंकड़े होते हैं 108 साल। तो एक वोट का अधिकार हासिल करने के लिए 108 साल का संघर्ष करना पड़ा। आप लोग इसका महत्व समझे, इसके लिए बता रहा हूं। 108 साल का संघर्ष करने के बाद, आंदोलन करने के बाद वोट का अधिकार मिला। वोट का अधिकार मुफ्त में नहीं मिला। फुले शाहू अंबेडकर के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया और उस आंदोलन को देश भर में फैलाया गया, और इसी वजह से बाबा साहब अंबेडकर को संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। जो लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे उनको तो केवल अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करनी थी, मगर आजादी हासिल करने के बाद देश को कैसे चलाया जाए इसके बारे में उनका दिमाग साफ नहीं था, स्पष्ट नहीं था। ये दिमाग बाबा साहब अंबेडकर के पास था। बाबा साहब अंबेडकर सोचते थे कि लोकतंत्र में किस तरह से राज को स्थापित किया जा सकता है, उसकी सारी योजनाएं बाबा साहब अंबेडकर के पास थी। और इस वजह से बाबा साहब अंबेडकर को संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी, और उन्होंने देश के साधारण से साधारण आदमी को इतना शक्तिशाली बनाया, केवल वोट के अधिकार के आधार पर बनाया। क्योंकि वोट के अधिकार के आधार पर ही चुनाव होते हैं। चुनाव में वोट के अधिकार का ही उपयोग होता है, और वोट के अधिकार के आधार पर ही एमएलए और एमपी चुनकर जाते हैं, और जिस पार्टी को एमएलए का बहुमत मिलता है उसका मुख्यमंत्री वो बना सकते हैं। जिनका मेंबर पार्लियामेंट ज्यादा संख्या में चुनकर आता है उनका प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। ये सिस्टम बनाया गया, ये लोकतंत्र के आधार पर और वोट के आधार पर ये तंत्र बनाया गया, ये तंत्र विकसित किया गया। और इस तरह से साथियों, इस देश में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, जिनको भारत की समाज व्यवस्था में अधिकार वंचित किया गया था, उनको अधिकार बहाल हुए, और वो लोग अधिकार संपन्न हुए जिनकी संख्या आज एससी एसटी ओबीसी की जनसंख्या और वोट संख्या कितनी है? 74.5%। माइनॉरिटी को मिला दो, ये जनसंख्या 85% होती है या उससे ज्यादा होती है। तो इसके आधार पर आइदर और इन्हीं लोगों की सरकार होनी चाहिए, मगर कांग्रेस ने धोखाधड़ी करने का काम किया और सत्ता के आधार पर, काले धन के आधार पर ये लोग वोटों की चोरी करवाकर अपनी सरकार बना रहे हैं। और इसी सिस्टम का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी मजबूत की गई। कांग्रेस के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और अब तीसरी बार उनकी सरकार चल रही है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, राजाराम जाता है तो सीताराम आता है, सीताराम जाता है तो राजाराम आता है। और हमारे लोगों के पास जो वोट का अधिकार है वो केवल ठप्पा मारने के अधिकारी है, वो केवल जाके वोट ठप्पा मारते हैं। तो हमारे लोगों को ये पता नहीं चल रहा है, अरे जिनके पास ज्यादा संख्या में वोट है वो देश के शासनकर्ता बन सकते हैं, ऐसा हमारे लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हमारे लोगों को क्यों लगता है कि शासन करने का अधिकार हम लोगों ने कभी किया ही नहीं। जब हम लोगों ने कभी किया ही नहीं तो जिन लोगों ने किया उनको अधिकार है। तो हमारे लोगों की जो मानसिकता है, गुलामी की मानसिकता है, इस गुलामी की मानसिकता की वजह से इसमें लोकतंत्र आने के बावजूद भी जो बड़ा परिवर्तन होना चाहिए वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए साथियों, हम लोगों ने इस देश में, ये सारे देश भर में चलने वाला आंदोलन खड़ा किया।
मैं 19 साल की उम्र से इस आंदोलन को खड़ा करने के काम में लगा हुआ हूँ। आज मेरी उम्र जो है ये 67 साल की है और इतने लगभग 50 साल से मेहनत करके जो 36 स्टेट है भारत में, 36 में से 32 राज्यों में हमने संगठन फैलाया। केवल बांग्लादेश के बॉर्डर के पास और ब्रह्मदेश के बॉर्डर के पास जो 4 स्टेट है, वो 4 स्टेट अगर छोड़ दिए जाए तो 36 में से 32 राज्यों में हमारा संगठन है। और 9 अप्रैल को हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया सारे देश भर में इन्हीं मुद्दों को लेकर, और अभी 1 जुलाई को भारत बंद करने जा रहे हैं सारे देश के लोगों के साथ सहयोग और समर्थन से। और अगर ऐसा होता है तो देश में जनता की जो चाहत है उसके अनुसार सरकार बनाने का रास्ता खुला हो जाएगा। इस तरह की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 2030 तक 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथों का संगठन खड़ा करने की हमारी योजना है। 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथ का चुनाव जब संपन्न कराए जाते हैं तो उसमें 1000 वोटों का एक बूथ बनाया जाता है। तो हम लोग भी उसी सिस्टम को संगठन बनाने के सिस्टम में भी अपनाना चाहते हैं। तो 15 लाख बूथ में हम लोग संगठन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। और जब 15 लाख बूथों का विशाल संगठन खड़ा हो जाएगा तो उनको लेकर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और अभी क्षत्रिय समाज के लोग भी इस आंदोलन में साथ सहयोग और समर्थन में जुड़ रहे हैं। उनको साथ में लेकर इस देश में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए आप साथ सहयोग और समर्थन करेंगे तो ये विशाल आंदोलन जल्दी से जल्दी खड़ा होगा। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग इस आंदोलन के साथ समर्थन में खड़े हो जाए। अपने इलाके में गांव-गांव स्तर तक, बूथ लेवल तक संगठन खड़ा करने का काम करें और इस तरह का विशाल संगठन खड़ा करने से हम लोग इस देश में ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।